पीछे से दीदी। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगी। अरे मुझे लगा कि हम जल्दी आ रहे हैं, हम लेट हो गए। घर से चले हैं, आज योगाभ्यास करना है। करना है? Yes, sir. तो घर से निकलिए। ज्योति यहाँ आ जाओ। एक मिनट पॉज कर आइए, देर हो रही है। टाइम मैम ने दिया था, उस टाइम से आगे हो गए हैं, इसलिए स्पीड बढ़ाइए। अब चलते चलते रास्ते में आपने देखा है उतार चढ़ाव होते हैं। अब जरा चढ़ान आ गई है तो स्पीड क्या होती है? तेज नहीं होती, धीमी हो गई। चढ़िए चढ़िए। और अब ढलान आ गई है। ढलान पे क्या होता है? गाड़ी भाग रही है, भागो 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 भागो। ढलान खत्म होने वाली है। अब धीमे वापस नॉर्मल स्पीड में। चलते रहिए, अभी अपनी जगह पर पहुंचना है। कॉलेज अभी आने वाला है, थोड़ा समय है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। चलते चलते बात नहीं करनी है, बस पहुंचने वाले हैं। जल्दी से स्पीड थोड़ी तेज कर लीजिए जिससे जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि टाइम हो गया है। और अब बस हम कॉलेज में लगभग पहुंच गए। यहां से अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर करें, कमर पर हाथ। यहां से हम नेक मूवमेंट शुरू करेंगे, जो हमारे वार्म अप एक्सरसाइज का अंग होता है। गर्दन को घुमाना। पहले हम श्वास को खींचते हुए नीचे की ओर लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आंखें बंद और इस कार्रवाई को शुरू करेंगे। वापस पीछे की ओर, सामान्य स्थिति, फिर सामने नीचे की ओर, फिर पीछे की ओर,
और बाएं। पहले हम दाहिनी तरफ देखेंगे, दाहिनी तरफ गर्दन ले जाइए 90 डिग्री, धीरे धीरे सामने और बाईं तरफ। वापस, फिर एक बार दाहिने, सामने, बाएं, और सामने। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज झटके से नहीं करना है, आराम से शुरू करेंगे। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। यहाँ एक चीज आपको खास तौर से बताना चाहेंगे कि कभी भी अपने शरीर की क्षमता से अधिक आपको व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्षमता कितनी है आप उसको समझते हैं। इसके अलावा योगाभ्यास करने से पूर्व यदि किसी को पूर्व में कोई ऐसी सर्जरी हुई है या कोई ऐसा रोग रहा है जिसमें चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता है, तो बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार का योगाभ्यास ना करें। योगाभ्यास के बहुत से लाभ हैं, लेकिन अगर उसको सही तरीके से आपने नहीं किया तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना है। और योगाभ्यास से कम आधे घंटे पूर्व भी आपने कुछ ना खाया हो और आधे घंटे बाद भी तब आप कुछ खा पी सकते हैं। खाली पेट भी नहीं करना है, केवल हल्का फुल्का कुछ लेकर के तब योगाभ्यास हमें करना है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब हम कटी संचालन करेंगे। आसमान की ओर हथेली, और जितना पीछे जा सकते हैं दाहिनी तरफ से पीछे जाएंगे। पैर अपनी जगह पर रहेंगे, दाहिनी तरफ जाएं सब। वापस, बाईं तरफ, वापस। यहीं पर एक बार प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं। थोड़ा सा वार्म अप हुआ है, अब हम एक प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे जोर से। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे सजनाना उपासते। सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें और अपने पूर्वजों की भांति हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। इस संकल्प के साथ हम इस योगाभ्यास को करेंगे। और अब हम जाएंगे ताड़ासन की ओर। हाथ सामान्य मुद्रा में, और अब पंजों के बल श्वास को रोकना भी है और रुकना है। वहां
आप चाहें तो दोनों हथेली ऐसे जोड़ करके आसमान की ओर कर सकते हैं। वापस हाथ एकदम से नहीं छोड़ते, फिर से ऊपर पंजों के बल, वापस हथेली वापस मोड़ेंगे, खोलेंगे, एक चीज का ध्यान रखें कि हमेशा अभ्यास करते समय हम जिन स्टेप्स के माध्यम से उस मुद्रा तक पहुंचते हैं उन्हीं स्टेप्स के माध्यम से वापस सामान्य स्थिति में आते हैं। झटके से कोई भी कार्रवाई गतिविधि नहीं करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे वृक्षासन, यानी आपको पेड़ बनना है। और ये जो अभी आपने ताड़ासन किया, ये एक निश्चित उम्र सीमा तक आपकी लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसलिए आपके घरों में आप लोग की उम्र तो हो गई अब, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको इस योगाभ्यास के साथ जोड़िए, ताकि उनके समय रहते उनकी सही कद और लंबाई, आजकल हम लोग देख रहे हैं कद छोटा होता जा रहा है, तो आप ये अभ्यास को करा सकते हैं। अब हम करेंगे वृक्षासन। पहले दाहिने पैर को उठाएंगे और वृक्ष बन जाइए। वापस अब इसी प्रक्रिया को हम बाएं पैर से करेंगे। वापस एक बार फिर से इसी वृक्षासन को आप दोहराएंगे दाहिनी तरफ से। कोशिश करिए, मालूम है कुछ के लोअर थोड़े चिकने हैं, लेकिन कोशिश करिए। आगे मत जाना। सामान्य स्थिति, और अब हाथ सामने। ये घुटनों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। झुक जाइए जितना झुक सकते हैं। श्वास की गति पर नियंत्रण करिए इस समय, और अब वापस आइए। धीरे धीरे अभ्यास से आपकी क्षमता बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। फिर से वापस, और अब आपको मालूम है छोटे बच्चे कभी भी ठहरते नहीं है। अब आपको छोटा बच्चा बनना है, टिकता नहीं है बच्चा, उसको आप रोक के देख लीजिए। ठीक से मत टिकिए, उछलिए, वापस और सामने। निरंतर अभ्यास से क्षमता बढ़ती है, एक दिन के योगाभ्यास से संभव नहीं है परिवर्तन। अब देखिए कंधे कैसे मजबूत हो सकते हैं। आगे पीछे हो जाइए। और आगे से दोनों कोनियों को जोड़ते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। कंधों की मजबूती के लिए बहुत लाभप्रद है। अब एंटी क्लॉकवाइज
वापस एक बार इस सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज ठीक इस तरह से करेंगे तब उसका लाभ होगा। ऊनी को आपस में घुमाते हुए मैंने बताया था जिस जिस स्टेप से हम जाएंगे उसी उसी स्टेप से हम वापस आएंगे। अब हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और आधा पीछे झुक जाएं। अर्ध उष्ट्रासन। श्वास छोड़ते हुए सामने वापस एक बार पीछे की ओर जाएंगे, झुकेंगे जितना बैंड हो सकते हैं। वापस हाथ सामान्य स्थिति में। कद के मुताबिक थोड़ा सा पैरों के बीच में अंतर करेंगे। दाहिने पैर को दाहिनी ओर, दोनों हाथ ऊपर। हम दाहिनी ओर से इसको शुरू करेंगे। दाहिना हाथ नीचे की ओर जाएगा, बायां ऊपर की ओर और निगाह आपके ऊपर वाले यानी बाएं हाथ की ओर। धीरे धीरे नीचे की ओर झुक जाएंगे। घुटने नहीं मोड़ने हैं। निगाह बाएं हाथ की ओर जो ऊपर है। ये त्रिकोण आसन है। देखिए त्रिकोण की तो भांति बन जाइए। वापस अब बायां पैर बाईं दिशा में और ये क्रिया बाईं तरफ से। वापस धीरे धीरे एक बार फिर से दाहिनी ओर से करेंगे। जिस दिशा में जा रहे हैं वो पैर उस तरफ उस डायरेक्शन में घुमाएंगे। सामान्य स्थिति बाईं ओर। वापस नीचे। अब हस्त पादासन करेंगे। हाथ और पैर को मिलाना है बिना घुटना मोड़े। धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे बिना घुटने को मोड़े। और अगर पैर के पंजों को छू सकते हैं बिना घुटना मोड़े तो बहुत अच्छा। धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण करते हुए वापस एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। नीचे आएंगे धीरे धीरे श्वास की गति पर नियंत्रण करते हुए। और धीरे धीरे श्वास की गति पर नियंत्रण करते हुए वापस। अब थोड़ा सा रिलैक्स विश्राम, सावधान की मुद्रा में ही रहें, आराम से रहें। शरीर को थोड़ा रिलैक्स छोड़ें क्योंकि कुछ देर का अभ्यास हो चुका है। अगले अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करना है, इसलिए थोड़ा सा विश्राम।
आंखें बंद करें, कंसंट्रेट करें। अब ऐसे ही धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहले भद्रासन की स्थिति में बैठे हैं, सामने की ओर पैर फैला दें और हाथ बाजू की ओर। शरीर को आरामदायक स्थिति में छोड़ें। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब पद्मासन में बैठे। पद्मासन के बहुत से रूप हो सकते हैं। आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। आप इस दूसरी मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, जिसको जिसमें रिलैक्स हो। यहां से हम वज्रासन की मुद्रा में जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ें। ये पाचन क्रिया में बहुत लाभकारी है, पाचन शक्ति बढ़ती है। आने के बाद आमतौर पे कहा जाता है कि इस योगाभ्यास को किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग उसी योगाभ्यास को कर रहे हैं जो आयुष मंत्रालय के अनुसार एक प्रोटोकॉल दिया गया है जिन आसन का। अब यहाँ से हम अर्धउष्टासन जो पहले खड़े होके किया था वैसे ही बैठ करके करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पहले दाहिना हाथ घुमाते हुए पीछे कमर की ओर, बायां हाथ और अब पीछे की ओर झुक जाए। अर्धउष्टासन। श्वास की गति पर नियंत्रण करते हुए वापस एक बार फिर से पीछे की ओर जाएंगे। और सामान्य स्थिति वापस वज्रासन में। और अब शशकासन। इसी मुद्रा में हाथ आगे की ओर ले जाएं। ये है शशकासन। धीरे धीरे हाथों को अंदर की ओर लाएं और वापस सामान्य स्थिति में आएं। और अब इसके साथ हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों पैरों को खोलें। दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर और सीधे। ये है उत्तान मंडूकासन। वापस हाथ जिस तरह से जिस मुद्रा से लेके गए थे
वापस। अब इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। इसके लिए आप वापस सीधे सामने की ओर पैर फैला के बैठ जाएं। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं पैर से क्रॉस करेंगे, दाहिना हाथ बाएं पैर के पास और हाथ पीछे की ओर। और अब सब पीछे की ओर देखिए। कोशिश करें, जिन्होंने नहीं कभी किया, अभ्यास देख करके समझ करके करने का अभ्यास करें, कोशिश करें। धीरे से वापस आए, पैर को उठा करके वापस रखेंगे और अब यही क्रिया दूसरी तरफ से। दूसरा पैर उठाएंगे, बायां पैर दाहिने पैर की ओर और बायां हाथ और दाहिना हाथ पीछे की ओर। यह है वक्रासन। वापस अब इसके बाद हम पेट के बल लेटकर करने वाले अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले हम लेटते हैं मकरासन। सुना होगा आप लोगों ने, जब कुछ करने का मन नहीं होता तो सब कहते हैं क्या मकराबंदी कर रहे हो। दोनों पैरों को के पंजों को दोनों दो दिशाओं में, दोनों पैरों के बीच में अंतर और दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई और आपका एक गाल इन हथेलियों के ऊपर पीछे। अभ्यास करने का प्रयास करें, जिससे नहीं हो रहा वो खड़ा हो सकता है। अनुभवी आप खड़े हो जाएं। ये शरीर को थोड़ा सा विश्राम की स्थिति है कि बहुत देर से आप अभ्यास कर रहे हैं, तो अगले अभ्यास के लिए शरीर तैयार है। यहां से हम करेंगे मकर आसन। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को कोहनी को आप कमर के पास रखें और हथेलियां जमीन की ओर और कमर तक का हिस्सा उठाएं। श्वास की गति पर नियंत्रण। धीरे से वापस अपनी जगह पर मकर आसन की स्थिति में फिर से और अब हम यहां से शलभासन करेंगे। दोनों पैरों को आपस में जोड़ें, दोनों हथेलियां नीचे की ओर, हथेलियां आसमान की ओर करेंगे पैरों के पास रखते हुए और दोनों पैर जोड़ते हुए आगे से गर्दन उठाएंगे और पीछे से पैर उठाएंगे। धीरे से वापस अपनी जगह। ये साइटिका और पीठ के निचले हिस्से की अगर पीड़ा होती है तो उसके निवारण में सहायता प्रदान करता है, लेकिन इसको अगर आप अभ्यास पूर्वक और ध्यान से करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पीठ के बल लेट के करने वाले अभ्यास। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियां आकाश की ओर
बढ़ा लीजिए 30 डिग्री तक। घुटना बिना मुड़े हुए, घुटना मोड़ना नहीं है। 45 डिग्री, 60 और 90। जिसकी जितनी क्षमता है उतना अभ्यास करें। धीरे धीरे नीचे लाएं। और शरीर को विश्राम की स्थिति में छोड़ें। एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। पेट से संबंधी बीमारियों में यह लाभकारी है। धीरे धीरे वापस नीचे। हाथों को भी शरीर से थोड़ा सा अलग, हथेली आकाश की ओर और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते हैं और आंखें बंद। शब्द का मतलब समझते हैं जिसमें कोई काम ना हो। ये रिलैक्स करने की मुद्रा है, शरीर को तनाव मुक्त करना है। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें ताकि हम अगले अभ्यास के लिए तैयार हो सकें। योगाभ्यास में यही ध्यान रखना है कि अपनी शारीरिक क्षमता से अतिरिक्त अभ्यास नहीं करना है। अपनी क्षमता को पहचानते हुए अभ्यास करना है। और यदि पूर्व में किसी प्रकार की सर्जरी या कोई रोग है रहा है तो चिकित्सक की सलाह से ही योगाभ्यास करें। और अब धीरे से अपने स्थान पर उठें और पद्मासन की मुद्रा में बैठें। यहां से हम कपालभाति शुरू करेंगे। हमें सांस को खींचना है और उसे छोड़ना है। आवाज आनी चाहिए, एक एक सर्किल करते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। नाक से खींचना है और मुंह से छोड़ना है। एक सर्किल होने के बाद कुछ समय का विश्राम देके दोबारा दूसरा सर्कल।
रिलैक्स। यहां से हम अनुलोम विलोम की ओर जाएंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ। पहले आप दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका की ओर रखेंगे और दोनों उंगलियां बाईं तरफ, लेकिन पहले बाईं नासिका से आप श्वास लेंगे और बाईं तरफ इन दोनों उंगलियों से रोकते हुए दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को निभाएंगे। आरंभ करें। ये नाड़ी शोधन प्रक्रिया होती है। एक सर्किल करने के बाद रुकें और फिर कुछ समय के विराम के बाद दोबारा इस सर्किल को करें। फिर से रिलैक्स। और अब हम यहां से करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब भ्रमर कैसे आवाज करते हैं। दोनों हाथ के अंगूठे कान में और उंगलियां आप देख सकते हैं। और यहां से अब आप भ्रमर की आवाज निकालेंगे, जितनी देर तक श्वास रोक के निकाल सकते हैं। विश्राम। हम धीरे धीरे वापस ध्यान की मुद्रा में। यहां से अब आप ध्यान की ओर जाएंगे। आंखें बंद और केवल बाहर की सारी दुनिया से अपने आप को हटाएं और स्वयं में देखने का प्रयास करें। महसूस करें प्रकृति को। कितना सुंदर वातावरण है, सुबह का मौसम है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। इस प्रकृति को हमें सहेज कर रखना है, ये संकल्प मनी बन करें। ईश्वर ने हम सबको एक बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रकृति दी है। हमारा जीवन और प्रकृति आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबका दायित्व है इस प्रकृति के संरक्षण में अपना पूरा योगदान दें। सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित करने की कोशिश करें। किसी ने क्या गलत किया, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, इन सब से ध्यान हटाएं और केवल ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं।
कल हम जहां थे आज उससे एक कदम बेहतर करने का प्रयास। ये भी संकल्प करें, प्रकृति का उपयोग करेंगे उपभोग में। अपनी अनगिनत इच्छाओं के रहते प्रकृति के साथ किसी प्रकार का दोष नहीं होने देंगे, प्रकृति को नष्ट नहीं होने देंगे, इस बात का संकल्प करें। प्रणाम की मुद्रा में अपने हाथों को करें, आंखें इसी तरह से भी बंद रखें। ये एक प्रकार से सभी प्रकृति को और सभी ऐसी शक्तियों को आपका सम्मान है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें जिन्होंने आपको ये जीवन दिया। अपने माता पिता गुरुजनों के सम्मान में इसी प्रणाम की मुद्रा को अपने शीश के ऊपर लेकर के जाएं। योग दिवस की जो मुद्रा है उस मुद्रा में आए, समस्त शक्तियों के प्रति सम्मान का प्रतीक। वापस उसी प्रणाम की मुद्रा में और आंखें बंद रहते हुए ही हम एक प्रार्थना के साथ इस अभ्यास को समाप्त करेंगे। मेरे पीछे पीछे सभी दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो। अब ओम का उच्चारण करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों को खोलता है। ओम। फिर वापस रखते हैं, आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें।
अभ्यास करते हैं तो शरीर में एक नई प्रकार की स्फूर्ति आती है। बहुत देर तक बिस्तर पर पड़े रहें, अनावश्यक रूप से देर रात तक जागें और सुबह समय से ना उठ सकें, उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे कार्य हमारे बहुत जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। देर से उठने पर पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो हमारी प्रभावित होती है। इसलिए कोशिश करनी है सुबह उठें और नियमित रूप से योगाभ्यास करें। और इस बार का जो थीम है वो आप देख सकते हैं, हर घर आंगन योग। इसलिए आपने आज जो यहाँ से सीखा या जो आप जानते हैं, अपने घर परिवार में सभी सदस्यों को भी इससे जोड़ने की कोशिश करें। रोज कम से कम थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर आप करेंगे सब घर वालों के साथ मिलकर के, तो स्वाभाविक रूप से सभी स्वस्थ होंगे, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और उसका प्रभाव हमारे पूरे देश पर पड़ेगा। एक स्वस्थ और मजबूत भारत का निर्माण जिसकी बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम जो G20 का हमारा एक उद्देश्य है, उन सबको हम पूरा कर पाएंगे। तो आप सब ने इस दिशा में कोशिश करनी है, लगातार इस अभ्यास से जुड़ना है, क्योंकि एक दिन का योगाभ्यास, एक दिन कुछ फोटोग्राफ्स खींच लेना, उसको सोशल मीडिया पर डाल देना, उससे हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंतर पड़ने वाला नहीं है। निरंतर योगाभ्यास आपको हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है। मैं अब अपनी प्राचार्य जी प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, जो विशेष रूप से इस योगाभ्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के इस योगाभ्यास सत्र पर अपने विचार। सुप्रभात सभी को। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में उन्होंने इस दिवस को मनाने के लिए शुरुआत की और इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, भारत की ये सांस्कृतिक जो विरासत है उसको, क्योंकि हमें एक आत्म गौरव की तो अनुभूति कराती ही है, पर साथ ही साथ ये विश्व में हमारी एक अलग पहचान भी बनाती है। और देखकर आप देखेंगे 21 जून को कि बहुत अच्छा लगता है कि चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय के देश हो, वहाँ पर योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस जब शुरुआत हुई तो उसका कुछ लोगों की आदत ही होती है आलोचना करने की, तो कुछ आलोचनाएं भी हुई, पर आज के दिन क्योंकि उसको धर्म से भी जोड़ा गया, पर आज के डेट में ये है कि सभी धर्म समुदाय इसको मान रहे हैं, राजनीति से परे, और इस योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं, क्योंकि ये सबने महसूस किया है कि योग आपको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। और ये हो सकता है कि कुछ जो आपके योग आसन हो वो सभी को सूट नहीं करते, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप किसी जो सिंपल जैसे प्राणायाम हुआ जो योग प्रोटोकॉल का है, ये सिंपल आसन है, ये आप कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसमें से भी एक दो आसन आप कम कर सकते हैं। बाकी योग आसन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जो बहुत सारे बंद होते हैं उनको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आप वो सारी इंद्रियों पर आपके प्रभाव डालते हैं, तो वो सब तो जानने के लिए आपको एक योग गुरु या प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, और उन्हीं के दिशा निर्देश में हमको करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ क्योंकि हमारी बॉडी का जो संरचना है नॉर्मली इन जनरल तो सेम लगती है, पर फिजियोलॉजी जो है कुछ ना कुछ जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल रूप में डिफरेंस भी होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आसन या सभी दवाएं या सभी चीज़ें आपके सबके लिए समान रूप से जनरलाइज्ड वे में हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक योग प्रशिक्षक जो है बहुत ज़रूरी होता है, जिसके गाइडेंस में आप योग, जैसे कि आज आपकी जो शिक्षिका हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी,
और एनसीसी की मेजर हैं हम लोगों के यहाँ, तो उन्होंने आपको गाइड किया। तो ऐसे ही किसी न किसी के गाइडेंस में आपको योगाभ्यास करना चाहिए। और ये योगाभ्यास हमें ये मान के चलना है कि ये हमारे खुद के स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए तो ज़रूरी है ही, पर साथ ही साथ ये जो हमारे, क्योंकि हम यहीं की देन है भारत की, तो विश्व में हम अपने आप को इससे स्थापित कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप आज अगर पहले से नहीं करते हैं तो आज से रेगुलर कम से कम इसकी प्रैक्टिस करिए। और 21 जून को हम लोग फिर महाविद्यालय में एकत्र हों और इसका फाइनल प्रदर्शन हो, क्योंकि हमें योग दिवस में मनाने में अपनी भूमिका को अदा करना है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, क्योंकि निरोगी काया ही बहुत ज़रूरी है आपके पूरे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ भारत यानी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण भी करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि मैम ने कहा और आपको पहले मैंने बताया, क्योंकि फिलॉसफी और एनसीसी दोनों विभाग ने इसे किया, तो फिलॉसफी में हम योग दर्शन पढ़ते भी हैं। तो योग केवल थ्योरी नहीं है, थेरेपी भी है, ये भी हमें समझना होगा। और योग को आमतौर पर लोग केवल आसन और कुछ मुद्राओं तक सीमित कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो सब इसी तक सीमित कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा उसका आप पोस्टर और जितने यहाँ लगे हैं उसके माध्यम से भी उसको देख सकते हैं। योग अष्टांगिक मार्ग की साधना है, हम आसन उसमें से एक मार्ग है केवल। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सभी योग के 8 अंग हैं। और इन अंगों के अनुसरण से ही हम किसी सही स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं, तभी जो शरीर और मन का संयोग है हो सकता है। तो हम आसन की स्थिति जब पहुंच तब सकते हैं, तो उसके पहले हमने यम और नियम यानी हमें जीवन में क्या करना है, कौन सी चीजों को धारण करना है और किसको हमें छोड़ना है, क्या करें और क्या ना करें, ये हमें यम और नियम सिखाते हैं। कि हमें अपने जीवन में पवित्रता लानी है, हमें सत्य का आचरण करना है, हमें अनावश्यक रूप से चीजों का संग्रह नहीं करना है, हमें इस रास्ते है कि हमें चोरी नहीं करनी, यानी दूसरों के सामान पर, दूसरों की चीजों पर अपनी निगाह नहीं रखनी है। ये सब हम जब तक अपने स्वभाव में नहीं शामिल करेंगे, केवल आंख बंद करके हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास करके सोचे हम योगी हो गए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अष्टांगिक मार्ग को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी प्राकृतिक दिनचर्या को अपनाने का प्रयास करें। हम आज के भौतिक दौड़ में बहुत सारी ऐसी चीजों के पीछे भागने लग गए हैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा था, प्रकृति का दोहन करने लग गए हैं। और प्रकृति के दोहन ने हमें बहुत से नुकसान भी दिए हैं। और उसके अलावा जो फास्ट फूड की ओर हम भाग रहे हैं, तो मैं हमेशा से ही कहती हूँ जंक फूड जो है वो हमारे जीवन में जंग लगाता है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्या चाहते हैं। स्वस्थ जीवन चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हैं हमें बहुत चीजें अच्छी लग रही हैं, सभी आपके आसपास हैं। जिस दिन स्वास्थ्य प्रभावित होता है बहुत कुछ प्रभावित होता है। तो इसलिए इस चीज को अपनाएं। और आज आप सब यहाँ पर आए हैं, प्राचार्य जी का विशेष धन्यवाद और आभार जिन्होंने हमें हमारा साथ दिया। और ये सभी छात्राएं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी पूर्व छात्राएं जो 2016 के बैच की हैं, जो इसने डेमो भी किया, स्नेहा, ज्योति तिवारी, एकता भारती, शेख शहवाज, ये सब बच्चे लगातार जुड़े हुए। एक बार इनके भी तालियां कि ये यहाँ की गतिविधियों से अपने आप को जोड़ चुके हैं। और अब 2-3 छात्राएं कुछ एक मिनट के लिए इस पर अपने विचार रखना चाह रही हैं। मैं उनको जल्दी से आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात कम शब्दों में करें। Add ears to your life and life to your ears. A very good morning to respected principal ma'am, respected teachers and all my dear friends present over here. I am Neha Kumari, hereby to deliver a speech on the topic healthy benefits of yoga. Yoga in the 21st century has been popular among all age groups. It employs a broad, holistic program that focuses on teaching a new way of thinking, a new way of learning, and a new way of living in the world. However, in the process, it has been scientifically and clinically proven that yoga has plethora of healing effects.
such as reducing stress, anxiety, depression, its anti-aging properties, and furthermore reinvigorating and providing vitality to the body. One of the coolest facts about yoga is our breathing process and the planet's cycle are closely interlinked. So by breathing slower, you save your breath and hence live longer. The breathing exercises we practice in yoga fosters a longer and healthier life. Next, the physical building blocks of yoga, that is asana, significantly helps in increased endurance, strength, flexibility and balance to the body. Yoga, along with Ashtanga and not just asana that was propounded by Maharishi Patanjali, helps in stimulating the circulatory system, the nervous system, the digestive as well as the endocrine system. Yoga keeps you young. So concluding, I would like to say, yoga, the beauty of yoga that extends beyond your man is we become a better person and a better human being. We may not be able to control the whole world, but through yoga, you may learn to control your inner world. Thank you very much. I'm here by Neha Kumari. I'm here by Neha Kumari, a student of BA first year, second semester, and I am a philosophy student. Thank you so much. Good morning, Respected Principal Ma'am, teacher, and all my dear friends. My name is Anshay Gupta, and I am BA first year student, and I'm feeling really proud and blessed that I have got this beautiful opportunity to talk about the health benefits of yoga. But more precisely, I am interested to talk about the origin of yoga, the roots of yoga, from where it came from. And being proud student of philosophy, I am blessed that last semester we have got this opportunity to understand the yoga philosophy provided by Maharishi Patanjali, who has given the 8-fold paths that person can follow in order to know himself. The actual purpose of yoga is to know oneself. So for example, we can understand that when water is disturbed, we are not being able to see our clear reflection. But when the water gets still, a person becomes able to know himself, to see the clear picture of oneself. So after performing these 8-fold paths, a person becomes able to know himself or see the clear picture. So what are these 8-fold paths? These 8-fold paths are Yam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dhana, Dhyan and Samadhi. Yama and Niyama are the paths which are moral conduct, which person has to follow to become, which enables a person to reach to the asanas. So asanas are something that we all are aware of and which is very famous throughout the world, which means to perform certain type of body posture. But it is not just that. It is, according to Maharishi Patanjali, it is the sort of physical posture which a person has to sit into for several hours so that a person gets the physical stability, so that person can move ahead to the next step, which is pranayam. Pranayam is to focus on your breath. When a person is able to focus on their breath and control on their breath, the person gets the capacity to focus or to control over the emotions. And we can see in our practical life, what happens is that when we are agitated and when we are angry, the breath of a person becomes really fast. And when a person is feel relaxed, the person is happy, the breath gets relaxed. So performing this path, the person becomes really relaxed. And after these, then Pratyahar is to detach oneself from the external elements. Now, Dhana, Dhyan and Samadhi are the internal processes of yoga that person follows, so that person becomes, these are the internal journey of yoga. Now, what we have got to know till now, and that is these 8-fold paths provided by Maharishi Patanjali was to ensure that a person will be able to know himself. So now I'd like to conclude with that we need to feel proud that we are living on the land of India, where we have got such a beautiful practice
yoga that one can follow in their life to make their life beautiful, happy and joyful. Thank you so much for listening. सभी को जय हिंद। मैं कैडेट ललिता यादव आज योगा दिवस पर योगा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि योगा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पर आज के समय में जहाँ हम दुनिया के कामों में अपने कामों में इतनी तेजी से भाग रहे हैं, हमारे पास ज़रा भी समय नहीं, इतना भी समय नहीं है कि हम अपने शरीर और मन को ध्यान दे सकें। योगा एक ऐसा दिया हुआ वरदान है जो हमारे ऋषियों या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिला है, जो कि सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को भी बहुत ही शांत और स्वस्थ बनाता है। योगा करने से सिर्फ हमारे शरीर का विकास नहीं होता, हमारी आयु में सुधार नहीं होता, हम रोग मुक्त नहीं होते, बल्कि इससे हमारे मन को शांति मिलती है। हम स्वयं को ढूंढ पाते हैं, हम जान पाते हैं कि हमारी इंद्रियां कैसे काम करती हैं, हम एक नई समझ को देख सकते हैं। योगा हमें रोग मुक्त करता है, जिससे कि हमें मदद मिलती है एक ऐसा समाज बनाने में जो कि स्वस्थ हो, समझदारी से भरा हो। आज के युवा जो टेक्निक के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि किसी चीज़ को भी ध्यान नहीं देते। वो नहीं सोचते कि हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क ये कितनी सारी मांसपेशियों से जूझता है, हर दिन लड़ता है कुछ नया करने के लिए, इस पे प्रेशर होता है, पर हम लोग बस करते जाते हैं। तो क्या होता है, योगा हमें दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि योगा स्वयं को पाने की एक यात्रा होती है। हम लोग उसमें जाके इसका अभ्यास करके अपने आप को जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कैसे हमारी चीज़ें हमें आगे प्रेरित करती हैं, हम अपने आप एक ईमानदार इंसान बनते हैं। योगा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें बिना किसी भाव के अपनाना चाहिए। जय हिंद। बच्चों ने थोड़ा प्रयास किया, जो भी बातें आप लोगों ने कही सभी महत्वपूर्ण हैं। एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे बेटा, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो उसको योग कहते हैं, योगा नहीं कहते हैं। तो इस चीज को आगे से आप ध्यान रखेंगे कि योग दर्शन है। जब हम योगा अभ्यास कहते हैं तो योग और अभ्यास दो शब्दों से मिलकर बने, इसलिए वहां पर वो योगा होता है। तो आज का ये जो योगाभ्यास का सत्र था विशेष रूप से, और जैसा कि आपको बताया गया, प्रिंसिपल मैम ने भी आपसे कहा कि 21 जून को भी विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। इसलिए खास तौर से सभी से पूरे विश्व पटल पर योग को भारत ने एक पहचान दिलाई है, तो कम से कम उस दिन ये सबका दायित्व बनता है कि हम सब योग अभ्यास करें और उसके माध्यम से पूरी दुनिया को एक भारतीय संस्कृति से पहचान भी करवाएं। तो जब भी आपको मौका लगे नियमित रूप से तो करें, लेकिन जो विशेष दिवस खास तौर पे मनाए जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, तो उस मकसद को पूरा करना भी हम सबका दायित्व है। तो आज आप सब आए, आप लोगों ने अभ्यास किया, और खास तौर से जो पूर्व छात्राएं हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ये सब कहीं ना कहीं इस समय अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, कहीं ना कहीं जॉब में है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ हमेशा जुड़ने का प्रयास करते हैं और इन पर हमारा पूरा अधिकार भी रहता है। हम इनको कैसे भी बुलाते हैं, डांट के भी बुला लेते हैं, तो भी ये आते हैं, प्यार से आते हैं। तो इनके लिए भी और प्रिंसिपल मैम के लिए, और साथ ही साथ प्रोफेसर सीमा सरकार मैम और डॉक्टर अंजुला जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां, और अपने लिए भी तालियां। बहुत सी तालियां नहीं लगती होगी तो तुम लोग की दिल से दिया करो। प्रेशर पॉइंट होना चाहिए। और एक बार जो आपको मालूम है, हंसने का भी एक अभ्यास होता है ना, जरा वैसी वाली हंसी जिससे अंदर तक आपकी पूरी जितने ऑर्गन्स हैं वो खो जाए, पूरा आज आप अपने आप को इतना ऊर्जा से भरपूर महसूस कर सके। तो एक बार जोरदार 1 2 3 कहेंगे, उसके बाद हंस के कितना हंस सकते हैं, खुशी हंसी है या नहीं है, ठीक करके
रुक जाइएगा। थोड़ी सी जब आपसे कहा जाता है हंसने, बस इतना सा नहीं, वो रावण वाली हंसी हंसनी है। 1 2 3 स्टार्ट। ताली बजाना है कैसे? ये अभ्यास है। 2 3 4 आप लोग को भी हंसना है। 5 आपको भी हंसना है जोर से। मजा नहीं आया? अब एक लास्ट बार बड़ी जोर से हंस के दिखाओ। 1 2 3 स्टार्ट। कितने देर तक ताली बजा के हंस सकते हो? आपके प्रेशर बॉक्स भी दबेंगे और आपका इंटरनल जितना ऑर्गन्स है वो भी एक्टिव मोड पर आएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत छोटी आप लोगों की सीमा है हंसने की, रोने की बड़ी लंबी है ना? रोने को भी झाल झाल रोती रहेगी बड़ी देर तक। चलिए खैर, आपका जीवन आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते खेलते रहें इसी तरह से। इसलिए आप लोगों को आज से जो एक आसन था प्रक्रिया थी वो कर रही है कि आप जिंदगी में ऐसे ही हंसते खेलते रहें। छोटी छोटी परेशानियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी परेशानियां आपको और मजबूत करने के लिए, तो बस मजबूती से आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा अगर आपने विल पावर। एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सपनाएं अपनी जगह पर बैठी रहेंगी। अभी आपकी अटेंडेंस होगी, जरूरी निर्देश दिए जाने वो दिए। अच्छा लगना चाहिए टमाटर को देखो।